Good afternoon. Welcome to amendment lecture of CA Inter May 23 इनकम टैक्स। तो May 23 के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहेगा वो रहेगा फाइनेंस एक्ट 2022, प्रीवियस ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स आ चुके हैं, इशू हो चुके हैं अप टू 31 अक्टूबर 2022, यानी कि 6 मंथ्स पहले एग्जामिनेशन से, वो सारे भी आपके लिए रहेंगे एप्लीकेबल। तो आइए देखते हैं चैप्टर वाइज क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो इसमें कुछ ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस हैं। पहली बात तो इंडिविजुअल असेसी की अगर हम बात करें तो रेट्स वही हैं, टैक्स रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। बस एक यहाँ पे ना छोटी सी अमेंडमेंट ये है कि जो हम पढ़ते थे कि सरचार्ज का रेट है 10%, 15%, 25%, 37%, तो ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन सब पे यही एप्लीकेबल था। अब क्या कर दिया बजट 22 में, अब अदर देन AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स। तो ग्रीन आपको दिख रही होगी कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें सिर्फ कंपनीज ही मेंबर्स हैं तो उनपे ये वाले सरचार्ज के रेट नहीं लगेंगे। तो सर उनपे कौन से सरचार्ज के रेट लगेंगे? उनके सरचार्ज के रेट नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेंगे। इनकी टोटल इनकम चेक की जाएगी। अगर एक AOP ऐसा ही है जिसमें सिर्फ कंपनीज ही मेंबर्स हैं तो उस केस में अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर रही है पर 1 करोड़ तक है तो इनका 10% है सरचार्ज, और अगर इनकम 1 करोड़ से क्रॉस करती है तो सरचार्ज का रेट रहेगा 15%। हालांकि आपको पता है कि इंटर लेवल पे ज्यादा इंडिविजुअल असेसी का ही क्वेश्चन आता है, तो ये अमेंडमेंट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये AOP की अमेंडमेंट है विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कंपनीज एज मेंबर्स। बट आप माइंड में रखिएगा क्योंकि अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट सरचार्ज से ही रिलेटेड क्या है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। सुनिएगा जरा ध्यान से। हम ना ये जो इन्हांस्ड रेट पढ़ते थे सरचार्ज के 25% एंड 37%, इनको इन्हांस सरचार्ज रेट बोला जाता था। तो ये जो इन्हांस्ड रेट ऑफ सरचार्ज था ये ना तो लगता था डिविडेंड इनकम पे, ना ही STCG 111A पे, और ना ही LTCG अंडर सेक्शन 112A पे। यानी इन तीन कंपोनेंट्स का जो टैक्स निकलता था उसके ऊपर आप 25% या 37% वाला रेट नहीं लगाते थे। लेकिन बजट 22 में एक अमेंडमेंट आई है और इसमें LTCG अंडर सेक्शन 112, कौन सा होता था LTCG अंडर सेक्शन 112? नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो शेयर्स वगैरह वाला नहीं होता था जिसपे 20% टैक्स रेट लगता था। आपने कोई प्लॉट बेचा, कोई प्रॉपर्टी बेची, गोल्ड, ज्वेलरी, कोई भी कैपिटल एसेट बेचा जो लॉन्ग टर्म इन नेचर है, तो उस पे होने वाला लॉन्ग टर्म गेन 112 सेक्शन में टैक्सेबल होता था 20% रेट पे, 20% रेट पे। तो अब से क्या हो गया है, जो इनहांस रेट ऑफ सरचार्ज है 25% और 37% वाला, ये रेट ना तो LTCG 112 पे लगेगा, उसके टैक्स पे भी नहीं लगेगा क्योंकि सरचार्ज लगता था टैक्स के ऊपर। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि LTCG पे सरचार्ज नहीं लगेगा। LTCG अंडर सेक्शन 112 या 112A का जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज का रेट 25% या 37% वाला नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15% सरचार्ज का रेट जाएगा डिविडेंड इनकम पे, LTCG 112 पे, LTCG 112A पे, और आखिरी में STCG 111A के टैक्स पे। एक चीज उसमें और ध्यान रखिएगा, जो ये 25% और 37% वाला सरचार्ज का रेट है ये एप्लीकेबल भी तभी होता है अगर टोटल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ एज द केस में भी से क्रॉस कर रहा हो। तो ये भी आपको देखते हुए ना, जो ये इनकम्स हैं STCG 111A या LTCG 112 या 112A या ये डिविडेंड इनकम, इनको कंसिडर नहीं करना है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार ICAI के स्टडी मटेरियल में नया ये अपडेट हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 केसेस में हमें ये आंसर करना है, हम एक एक करके केस पढ़ते हैं। डिविडेंड इनकम 10 लाख है, STCG 111A 20 लाख, LTCG 112 15 लाख, 112A 20 लाख और अदर इनकम है 25 लाख। ये टोटल निकल के आता है 90 लाख। 90 लाख 90 लाख का मतलब क्या हुआ, आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में फॉल कर रहे हो, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, यानी यहाँ पे सरचार्ज का रेट लगेगा 10%। तो 10% का सरचार्ज रेट, तो सरचार्ज रेट एट द रेट 10% ऑन किस पे लगेगा भाई 10% का सरचार्ज? इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹90 लाख। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस PDF का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पे तो 10% सरचार्ज रेट लग जाएगा ना, क्योंकि सारी इनकम ही टोटल मिला के 90 लाख की है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना भी टैक्स कैलकुलेट होगा 90 लाख की इनकम पे, नॉर्मल इनकम रेट पे टैक्स लग जाएगा नॉर्मल स्लैब रेट, और स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट लग जाएगा स्पेशल रेट्स। तो वो वाले रेट्स लगाकर जो भी टैक्स निकलेगा उसके ऊपर आप 10% सरचार्ज इंक्रीज कर दीजिएगा। दूसरे केस में इनकम होगी है 1.90 करोड़। भाई अगर 1.90 हो भी गई है तो भी अगर आप देखें अभी, तो आप अभी फॉल कर रहे हैं इस वाले केस में, यानी कि एक्सीडिंग 1 करोड़ बट अप टू ₹2 करोड़, तो 15% वाला भी लग ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम तो 25 और 37 वाले पे है, तो सेकंड वाले केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सरचार्ज का रेट लगा देंगे 15% ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। तो दूसरे केस में टोटल इनकम है आपकी 1.90 CR, तो इस पे जो भी टैक्स बनेगा इसके ऊपर आप 15% सरचार्ज रेट ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड केस जरा ध्यान से, इस बार आपकी टोटल इनकम चली गई है 4.92 करोड़, यानी कि आपका केस बन गया एक्सीडिंग 2 करोड़ बट अप टू ₹5 करोड़। ऐसे केस में सरचार्ज का रेट लगता है 25%। अब एक प्रॉब्लम और है, हमारे पास इस बार ये वाली इनकम्स भी हैं जिसके ऊपर हम इनहांस रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगाते, ये वाली इनकम्स हैं। अदर इनकम पे तो लग जाएगा इनहांस रेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले एक चीज चेक करो, क्या बिना इन इनकम्स के, बिना ये वाली इनकम्स के, क्या हमारी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच फॉल कर रही है? द आंसर इज यस, क्योंकि हमारी इनकम वैसी 3 करोड़ है। यानी एक बात तो पक्की है, 25% वाला रेट पहुंच तो गया मेरा, क्योंकि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में बिना इस इनकम की चला गया। पर जो ये ऊपर वाली इनकम्स हैं जो मैंने आपको येलो हाईलाइट करके दिए हैं, इन पे 15% से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लग सकता। तो हम क्या लिखेंगे सुनिएगा, सरचार्ज का रेट रहेगा 15% ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा उस पे 15%, STCG अंडर सेक्शन 111A के टैक्स पे भी 15%, LTCG अंडर सेक्शन 112 एंड 112A वाले एलिमेंट्स पे भी सरचार्ज का रेट रहेगा 15%, और सरचार्ज का रेट 25% हो जाएगा ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन 3 करोड़। यानी ये पॉइंट्स ना ध्यान से कैलकुलेट करने होते हैं। 3 करोड़ का टैक्स आप अलग से निकालेंगे, और ये जो बाकी की इनकम्स हैं STCG वगैरह, इसमें भी ना एक प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन करते हुए। 3 करोड़ के अंदर ही ना डिविडेंड इनकम भी लिखी होगी आपने, क्योंकि डिविडेंड इनकम भी वैसे तो नॉर्मल इनकम ही होती है, नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होती है। फिर उस केस में आपको ये निकालना पड़ेगा कि अगर 3 करोड़ की इनकम पे इतना टैक्स लगा है तो 51 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगा होगा। उस वाले टैक्स के ऊपर आप 15% सरचार्ज लगाएंगे, और जो बाकी का रेजिडुअल टैक्स होएगा उसके ऊपर आप 25% सरचार्ज लगाएंगे। और ये जो बाकी की इनकम्स है ना, ये वाली STCG, LTCG, ये वाले टैक्सेस तो आपके पास अलग अलग होते ही हैं, क्योंकि 111A पे आपने अलग से 15% लगाया होगा, 112A पे आपने 1 लाख हटाकर आपने 10% लगाया होगा, और जो 112 है उस पर आपने 20% टैक्स लगाया होगा। तो उन वाले टैक्सेस के कंपोनेंट्स पे आप 15% सरचार्ज ऐड करेंगे। तो ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं। केस 4, इस बार आप अगर नोटिस करें तो आपकी अदर इनकम ही सीधा 6 करोड़ की है, यानी आप 5 करोड़ से भी क्रॉस कर गए हैं। तो 37% वाले में जाएंगे तो सही एक बार 37% में, क्योंकि आपकी अदर इनकम ही 5 करोड़ से क्रॉस कर गई। लेकिन बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं इसमें, अदर इनकम्स के अलावा आपकी इनकम्स ऐसी भी हैं जिन पे हायर रेट नहीं लगता। तो भले ही आप 37% वाले ब्रैकेट में चले तो गए हैं, बट स्टिल आपका इतना जो एलिमेंट है ना, ये एक सेकेंड,
जो आपका इतना एलिमेंट रहेगा, ये वाला एलिमेंट रहेगा सेम। फिफ्टीन % वाला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा ना। जो इस बार की ये वाली इनकम्स हैं इन पे तो 15% ही लगेगा, इन पे जो भी टैक्स बनेगा। टैक्स के ऊपर लगाना है सरचार्ज, ध्यान रखना, इनकम के ऊपर नहीं लगाना सरचार्ज, ठीक है। और जो बाकी का 6 करोड़ रह गया उस पे लग जाएगा 37% ऑन इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन ₹6 करोड़। तो 6 करोड़ के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा नॉर्मल टैक्स रेट लगाकर, उस टैक्स की अमाउंट को आप 37% सरचार्ज उसमें आप जोड़ देंगे। और आखिरी केस में अगर आप नोटिस करें, आपकी इनकम तो जा रही है 3.22 करोड़, 3.22 करोड़ जा रही है आपकी इनकम। आप 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ वाले ब्रैकेट में जा रहे हो, यानी 25% वाले सरचार्ज में जा रहे हो। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो आपकी अदर इनकम ना सिर्फ 1.10 CR है, यानी आप जो ये 2 CR वाले ब्रैकेट में गए, 2 CR से 5 CR वाले सरचार्ज में गए, ये कहीं ना कहीं इन इनकम्स की बदौलत गए हो। तो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा भी है कि सरचार्ज का रेट 25 और 37 तभी लगेगा अगर इन इनकम्स के बिना आपकी इनकम उस स्लैब में जा रही है। वैसे तो स्लैब्स नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि क्योंकि यहां 25% वाले में मैं ऊपर वाली इनकम्स के बदौलत गया हूं, इसलिए यहां पे आपका 25% वाला रेट लग ही नहीं पाएगा। आपका पूरे पे ही कितना रेट लग जाएगा, 15%। यानी कि लास्ट केस का आंसर आएगा सरचार्ज रेट एट 15% ऑन इंटायर ऑन टैक्स कैलकुलेटेड ऑन एंटायर इनकम ऑफ ₹3.22 CR। यानी 3.22 CR टोटल पे जो भी टैक्स बनेगा, टोटल पे जो भी टैक्स बनेगा उस सारे पे 15% सरचार्ज लगेगा। आप 25 वाले में जाओगे ही नहीं, ठीक है। ये लास्ट वाला केस बच्चों का गलत होता है, तो उसके लिए आप ना चाहे मार्किंग कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है ना, वो इस केस से रिलेट करता है। जो ये वाला पॉइंट मैंने ऊपर कवर किया है वो इस लास्ट केस से रिलेट करता है। क्योंकि बच्चे यहाँ गलती ये कर देते हैं कि सर अगर 3.22 CR हो गया था तो हमें बाकी पे तो 25% लगा देना चाहिए था ना, इस पे 1.10 पे। ऐसे नहीं करना, 1.10 पे भी 15 ही रहेगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर है। MCQs वगैरह के अंदर ये चीजें टेस्ट हो जाती हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये अमेंडमेंट हमने कवर कर ही ली है कि AOP के सरचार्ज रेट चेंज हुए हैं, खासकर वो वाली AOP जिसमें सिर्फ कंपनीज हैं एज मेंबर्स, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी के रेट ऑफ टैक्स आपको ध्यान होंगे कि वैसे तो 30% रेट ऑफ टैक्स था, लेकिन अगर आपकी टर्नओवर, हम पहले पढ़ते थे प्रीवियस ईयर 1920, अब वो प्रीवियस ईयर 2021 पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में अब हम आ गए हैं। तो अगर हमारी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 2021 में 400 करोड़ तक थी, तो उस केस में हमारा जो टैक्स रेट लगेगा इस प्रीवियस ईयर में वो लगेगा 25%। सर ये हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर क्यों नहीं देखते, सॉरी 21-22 का टर्नओवर क्यों नहीं देखते? पिछले ईयर का टर्नओवर नहीं देखना, उससे भी पिछले ईयर का देखना है। उसका लॉजिक सिंपल सा है, अभी जो पिछला प्रीवियस ईयर है हो सकता है उसकी टर्नओवर वगैरह भी फाइनलाइज ना हुई हो, अभी उसके अकाउंट्स वगैरह हो सकता है फाइनलाइज हो रहे हो, तो आपको इस प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स वगैरह निकालना होता है, तो उसका टैक्स रेट कहां से लोगे? तो टैक्स रेट देखने के लिए हमने टर्नओवर उठा ली पिछले से पिछले प्रीवियस ईयर की, कि अगर वो 400 करोड़ तक थी तो इस प्रीवियस ईयर में हमें 25% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हम टैक्स रेट लगाएंगे 30%। इसके अलावा हम एक रेट ऑफ टैक्स पढ़ते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेक्शन 115 BAD ऑप्ट नहीं कर रही, 115 BAD में ऑप्शनल स्कीम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो टैक्स रेट तो इनके यही है, हमने यही पढ़े हुए हैं, अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेके 20,000 की जो इनकम है उसके ऊपर 20%, और जितना 20,000 से इनकम जितनी है वो 30%, जितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो सेम है टैक्स रेट। तो सर चेंज कहाँ है? चेंज है सरचार्ज के रेट में इनके भी।
पुरानी प्रोविजन क्या थी इनकी कि इनके ऊपर सरचार्ज लगता था 12% अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस करती है। ये सेम पार्टनरशिप फर्म में भी यही वाला सरचार्ज है, लेकिन यहाँ पे अब हो गया चेंज, अब इसकी भी कैटेगराइजेशन कर दी है। और ये रेट्स अगर आप देखोगे ये डोमेस्टिक कंपनी वाले सरचार्ज रेट्स हैं कि अगर 1 करोड़ से इनकम क्रॉस करती है और 10 करोड़ तक इनकम जाती है तो 7% ऑफ इनकम टैक्स, और अगर 10 करोड़ से भी इनकम क्रॉस करती है सोसाइटी की तो 12% ऑफ इनकम टैक्स। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, जैसे आप इंडिविजुअल में या कंपनीज में कैलकुलेट करते आए थे मार्जिनल रिलीफ कि अप टू अ सर्टेन लिमिट सरचार्ज नहीं लग रहा, लेकिन एक लिमिट के बाद एकदम से सरचार्ज लग जाता है तो वहां पे हम लोग मार्जिनल रिलीफ निकालते थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में और क्या चेंज है सर, एक हम टॉपिक पढ़ते थे अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसमें अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, और उनपे टैक्स रेट लग जाता था हाई, 78% टैक्स रेट लग जाता था, 60% टैक्स का रेट था, फिर ऊपर सरचार्ज लगता था और एंड में सेस लग के टोटल 78% टैक्स रेट आ जाता था। तो उसका एक कंपोनेंट था सेक्शन 68 कैश क्रेडिट्स। तो हम ये पढ़ते थे कि अगर कोई बुक्स में कैश वगैरह क्रेडिट हुआ है, सम क्रेडिट हुआ है, किसी की बुक्स में सम क्रेडिट हुआ है और असेसी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाता तो उसे असेसी की इनकम बना दिया जाता था उस प्रीवियस ईयर की। तो ये तो वही है जो पहले आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं, बस इसमें एक प्रोवाइजो ऐड हुई है, उसमें एक प्रोवाइजो ऐड हुई है। सुनेगा जरा ध्यान से प्रोवाइजो क्या कहती है। मान लीजिए आपकी बुक्स में जो सम क्रेडिट हुआ है, आपकी बुक्स में जो सम क्रेडिट हुआ है वो कोई लोन या कोई बोरोइंग है, मतलब आपने इनकम टैक्स वालों को ये बोला है कि जो मेरे बुक्स में पैसा दिख रहा है क्रेडिटेड कि पैसा आया है वो तो मैंने लोन के फॉर्म में लिया हुआ है किसी से या किसी से बोरोइंग करी हुई है, और उसे किसी भी नाम से बोलते रहो, सच अमाउंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, आप लोन बोलो, बोरोइंग बोलो, जो मर्जी बोलो, वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो आपने तो उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि जी लोन है, बोरोइंग है, मैंने तो किसी से पैसा उधार पकड़ा हुआ है, इसको फिर भी अनसेटिस्फैक्टरी मान लिया जाएगा। आप माना जाएगा कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है अगर नीचे लिखी दो कंडीशंस आप पूरी नहीं कर रहे, यानी अगर अनलेस आ गया ना वर्ड ऊपर, अनलेस, अनलेस मतलब जब तक कि ना, हम आपकी तब तक सेटिस्फैक्टरी नहीं मानेंगे एक्सप्लेनेशन जब तक नीचे लिखी दो कंडीशंस पूरी नहीं होती। अब दो कंडीशंस बड़ी खतरनाक रखी है इन्होंने, कंडीशन तो एक ही है बेसिकली, क्या है सुनना। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने मोहन नाम के व्यक्ति से लोन लिया है, तो मैंने तो एक्सप्लेनेशन दे दी कि मैंने तो मोहन से लोन लिया है जी, इसलिए पैसा क्रेडिट हुआ है। डिपार्टमेंट कहता है ये मोहन जो है ना जिसका तू कह रहा है कि इससे लोन लिया हुआ है, मोहन खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि उसके पास पैसे कहां से आए, जो तुझे उठा के 20 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसके सोर्स की कि पैसा कहां से आया उसके पास। तो द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड सच ऑफ सच एसेसी ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स। यानी आपकी एक्सप्लेनेशन तब वैलिड मानी जाएगी जिससे आप बता रहे हो ना कि मैंने पैसे उठाए, वो अगर नेचर या सोर्स समझा देगा कि उसके पास कहां से आए और कहां से उसने ये आपको दिए हैं, फिर तो हम मानेंगे कि आपका एक्सप्लेनेशन वैलिड है, वरना आपका एक्सप्लेनेशन भी नॉट सेटिस्फैक्टरी हो गया। और एंड के सच एक्सप्लेनेशन हैज बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी, मतलब उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया नेचर और सोर्स का और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है ठीक है नेचर और सोर्स सही है, तो अगर वो समझा पा रहा है तो आपकी एक्सप्लेनेशन वैलिड मानी जाएगी। सर इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इंप्लीकेशन बड़ा खतरनाक है इसका। अगर आप सोचो, अगर मैंने 20 लाख किसी से लोन लिया और मैंने बोल दिया मैंने तो फलाने बंदे से 20 लाख का लोन लिया है, लेकिन वो बंदा उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो वो 20 लाख मेरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट अगर मेरी इनकम में जुड़ गया, मेरी टोटल इनकम में जुड़ गया, इसके ऊपर 78% टैक्स मैं भर रहा हूं। तो ये एक इंप्लीकेशन है यहां पे जो आपके लिए ट्रीट किया जा रहा है कि इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अगर सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हालांकि माइंड में आता है सर अगर सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो उसकी इनकम में भी तो ऐड होगा, वो तो है ही है, ये तो आपकी इनकम में भी ऐड करने के लिए यहां पे प्रोवाइजो लेके आए हैं कि आपकी एक्सप्लेनेशन भी अनसेटिस्फैक्टरी होगी, सामने वाले की तो हो ही गई, हालांकि सामने वाले की इस पॉइंट में नहीं होगी अनएक्सप्लेन्ड,
उसकी तो ये होगी कि उसने आगे जो दिया वो कहाँ से दिया, उसकी अलग चीज है, इसके अंदर नहीं कवर होगी क्योंकि उसका कैश क्रेडिट नहीं है, वो तो पे कर रहा है, वो तो पे कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोवाइजो का आप माइंड में रखिएगा, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। चैप्टर 1 की अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है और कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 छोटे छोटे चैप्टर थे, रेजिडेंशियल स्टेटस और एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। इनमें बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है। चैप्टर 4 हमारा आता था इनकम अंडर द हेड सैलरीज। अब सैलरी इनकम में एक टॉपिक था प्रोवाइजो टू सेक्शन 17(2), परक्विजिट्स के बाद ये टॉपिक हम पढ़ते थे, हालांकि परक्विजिट्स का ही टॉपिक है, मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल रीइंबर्समेंट इन इंडिया। वैसे एक टॉपिक हम आउटसाइड इंडिया वाला भी पढ़ते थे, अमेंडमेंट इन इंडिया वाले में है। इसमें एक तो हम पढ़ते थे फुली टैक्सेबल, कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए मेडिकल खर्चा वगैरह कर देता है या मेडिकल फैसिलिटी रीइंबर्स कर देता है तो हम उसको जनरली फुली टैक्सेबल कर देते हैं। लेकिन अगर आप नीचे वाली किसी चीज में आ जाते हो, ये वाले में कहीं अगर आप आ जाते हो तो एग्जम्पशन मिलती है बिना किसी लिमिट के। यानी अगर एम्प्लॉयर ऐसे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवा रहा है जो मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, नील परक्विजिट। अगर ऐसा हॉस्पिटल है जो मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट है या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, नील परक्विजिट। अगर ऐसे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है जो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है और वहां इलाज भी कोई प्रिस्क्राइब्ड डिसीज का करवाया जा रहा है जैसे कि कैंसर वगैरह, तो उस केस में भी नील परक्विजिट। ये सारा तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सर अमेंडमेंट कहाँ है? यहां पे एक नया पॉइंट ऐड हुआ है 2020 में। हमें पता है सबको कि कोविड आया था, तो यहां पे एक अमेंडमेंट करी गई है कि अगर एम्प्लॉयर खर्चा करता है इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए या उसके मेंबर ऑफ फैमिली के लिए कोविड-19 के डिसीज पे एक्सपेंडिचर कर दिया, उसके ट्रीटमेंट के लिए जितना मर्जी एक्सपेंडिचर कर दिया हो, इट इज एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट, यानी कि टैक्स फ्री परक्विजिट है एम्प्लॉय के लिए। पर हाँ, कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी और ये अमेंडमेंट लेकर आए फाइनेंस एक्ट 22 में विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपको दिख रहा होगा मैंने WREF लिखा है, यानी कि विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि 1/4/2020 कोविड आया था ना मार्च 2020 में, तो ये 20-21 वाले प्रीवियस ईयर से ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। खैर हमारे पेपर में तो प्रीवियस ईयर 22-23 ही आएगा, ठीक है, बट आपको वैसे पता होना चाहिए कि 1/4/20 से ये रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रही है अमेंडमेंट। अब कंडीशंस बता देता हूं। कंडीशंस इन्होंने एक 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकाली और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कंडीशंस क्लियर करी कि भाई एम्प्लॉय, अगर आप चाहते हैं कि ये वाली नील परक्विजिट का आपको बेनिफिट मिले तो आपको नीचे लिखे डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को सबमिट करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट, भाई कोविड-19 अगर हुआ है तो कोई ना कोई पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आई होगी, यानी कि कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई होगी आपके पास, आपकी या आपके फैमिली मेंबर की जिसका भी इलाज करवाया है। एक तो ये सबमिट करिए आप एम्प्लॉयर के पास। दूसरा, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जिसमें मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट हुआ एम्प्लॉय का, उसके फैमिली मेंबर का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सब रिलेटेड टू कोविड-19 सफर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड एज कोविड-19 पॉजिटिव, यानी जब से कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट वगैरह पे खर्च हुआ है वो उसके सारे कागज पत्तर आप एम्प्लॉयर को जमा करवाइए। ये नहीं ना कि कोविड-19 हुआ था 2 साल पहले और अब कह रहे हो कि इलाज पे खर्चा हो रहा है ये रीइंबर्स कर दो और उसको टैक्स फ्री कर दो। जी नहीं, सिर्फ 6 months के अंदर अंदर जो खर्चे हुए हैं उसका ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। ये नहीं कोविड-19 1.5 साल पहले हुआ और अब आप कह रहे हो इलाज पे 2 लाख रुपए लगे तो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, उसको टैक्स फ्री कर दो। जी नहीं, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमिन्ड एज कोविड-19 पॉजिटिव। एंड एक सर्टिफिकेशन भी दीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच ट्रीटमेंट। अब ये वैसे नोटिफिकेशन ने कुछ क्लियर नहीं किया कि सर्टिफिकेशन वगैरह किससे करवानी है, तो आप इसी तरह से कंडीशन को बस ध्यान रखिएगा कि सर्टिफिकेशन भी करवानी है एक्सपेंडिचर की, कि ये सारा जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो सारा सही है। वैसे हॉस्पिटल वगैरह से आप ले सकते हैं कि हाँ भी एक सर्टिफिकेट दे दो कि इतना इतना एक्सपेंडिचर हुआ है उस पर कोविड-19 के ऊपर। तो ये 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो आपके लिए परक्विजिट हो जाएगा टैक्स फ्री।
अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, पेपर में सिर्फ ये लिखा हुआ अगर कि किसी एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को कोविड-19 पॉजिटिव आया और उसके ऊपर 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपीज वॉट कुछ एक्सपेंडिचर इनकर हो गया और उसकी रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर ने कर दी, आप उसको टैक्स फ्री कर देना, अजम्पशन लेते हुए कि प्रिस्क्राइब कंडीशंस पूरी हो गई होंगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसके बाद टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एंड एसपीएफ। वैसे तो देखो इस टॉपिक में कोई अमेंडमेंट नहीं है, या अगर कुछ अमेंडमेंट है भी तो एज सच वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इसको भी फिलहाल के लिए इसको मैं थोड़ी देर बाद कवर करता हूँ, क्योंकि इसका ना मैंने क्वेश्चन करवाना है बस, क्योंकि इसमें ना एक ये वाला टॉपिक है जो टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर वाला, इसमें कुछ कई बार बच्चे कुछ उलझते होते हैं, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपके साथ रखा है। हालांकि उस क्वेश्चन के अंदर भी स्टडी मटेरियल में एक एरर है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, इसको हम थोड़ा अमेंडमेंट के बाद देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा मैं और आगे कवर कर देता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, सैलरी में और कोई चेंज नहीं है, तो सैलरी का मेन चेंज बस यही वाला है, जो ये कोविड-19 वाला जो एक्सपेंडिचर है, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, टैक्स फ्री परक्विजिट है एम्प्लॉय के लिए अब, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में वैसे तो कोई चेंज नहीं है, बस जो बच्चों ने हमारे पास से पहले क्लासेस करी हुई हैं, एक छोटा सा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। हम ना जब हाउस प्रॉपर्टी में अनरियलाइज रेंट का एक टॉपिक करते थे, अनरियलाइज रेंट, तो मैंने क्लास में बताया भी था कि अनरियलाइज रेंट के ना 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक तो जब हम जीएबी कैलकुलेट करते हैं तब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो स्टेप 3 में ना हम एक्चुअल रेंट निकालते थे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। एक तरीका तो ये था कि एक्चुअल रेंट में से ही हटा लो अनरियलाइज रेंट को और फिर जीएबी निकालो, और एक था कि पहले जीएबी निकाल लो और जीएबी निकालने के बाद अनरियलाइज रेंट माइनस करो। तो आईसीआई पहले तो क्या कर रहा था कि एक्चुअल रेंट में से माइनस करके फिर जीएबी निकालता था, और हमने भी क्लास में ऐसे ही करा था। बट अब स्टडी मटेरियल में इन्होंने ना दोनों ऑल्टरनेटिव शो करने शुरू कर दिए। मेन आंसर तो अभी भी वो वैसे ही कर रहे हैं कि पहले एक्चुअल रेंट निकालते हुए ही आप अनरियलाइज रेंट को माइनस कर लो और फिर जीएबी निकाल लो, लेकिन अब उसके नीचे एक नोट डाल के कि एज पर इनकम टैक्स रिटर्न्स अनरियलाइज रेंट को अलग से माइनस किया जाता है जीएबी में से, तो वो वाला ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी आईसीआई दिखा रहा है, तो वो मैंने आपका यहाँ पे लिख दिया। रेफरेंस के लिए मैंने कुछ आपके इलस्ट्रेशन भी बता दिए, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 7। असेसी के नाम क्या है इसमें मैंने बता दिए, आईसीआई के मटेरियल के ही हैं, तो आप एक बार उसको रेफर करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑल्टरनेटिव वगैरह के भी नंबर होते हैं, क्योंकि उसको नोट कंसिडर करते हैं आईसीआई वाले, तो कहीं नंबर कट ना जाए उस चीज़ के, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेन आंसर आपको करना है अनरियलाइज रेंट माइनस करके ही पहले जीएबी निकालनी है हटाकर, और ऑल्टरनेटिव दिखाना है कि पहले जीएबी निकाल ली बिना अनरियलाइज रेंट को कंसिडर किए और बाद में अनरियलाइज रेंट जीएबी में से अलग से माइनस किया। तो हाउस प्रॉपर्टी में भी और कोई चेंज नहीं है एज सच, ये भी चेंज नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस एक एकेडमिक पॉइंट हमने आपका यहाँ पे कवर कर दिया। उसके बाद चैप्टर आता है पीजीबीपी। सर इसमें तो ज्यादा चेंजेस होंगे? जी नहीं, कुछ खास चेंजेस नहीं है इसके अंदर भी। तो पीजीबीपी के अंदर क्या चेंजेस है सुनिएगा। एक सेक्शन हम पढ़ते थे सेक्शन 37, ठीक है, तो सेक्शन 37 में हम क्या पढ़ते थे, जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस कि अगर कुछ कंडीशंस आप पूरी कर लो तो आप खर्चे को सेक्शन 37 में अलाउ करवा सकते हो, कि एक तो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका इनकर होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए इनकर होना चाहिए, और कोई ऐसे पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए जिसे ऑफेंस माना जाए किसी लॉ में, वो हम आपका डिसअलाउ कर देंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे हम। एक्सप्लेनेशन 1 में ये लिखा हुआ था। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन 2 भी शायद याद होगी कि अगर सीएसआर पे कोई एक्सपेंडिचर करता है, कोई कंपनी वगैरह अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्सपेंडिचर करती है, वो खर्चा भी अलाउड नहीं होता कंपनीज को, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है, ना कि खर्चा। तो अब इसी में एक नई एक्सप्लेनेशन और ऐड कर दी है इन्होंने, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। और एक्सप्लेनेशन 3 ने ना बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है उसी को थोड़ा और क्लियर किया है, क्योंकि 1 में लिखा था ना कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो अलाउड नहीं होगा, तो उसको अब ये क्या बदलते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी फॉर एनी पर्पस विच इज ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन एक्सप्लेनेशन 1 अबव शैल इंक्लूड
एंड इज डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड, कि मान के चलो शुरू से इंक्लूडेड था, जो हम बताने जा रहे हैं। पहला क्या, कोई भी ऐसा पर्पस जिसे ऑफेंस माना गया है या लॉ में प्रोहिबिटेड माना गया है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। तो देखो लोग कैसे धज्जियां उड़ाते होंगे लॉ की। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉ इंडिया के बाहर जिसको वो नहीं ट्रीट किया जाता, प्रोहिबिटेड या ऑफेंस नहीं ट्रीट किया जाता, तो उसको लोग बोलते होंगे उसको तो यहां अलाउ कर दो ना, क्योंकि वो कौन सा वहां के लॉ में प्रोहिबिटेड है या ऑफेंस नहीं है। तो ये क्लैरिफाई कर दिया इन्होंने कि चाहे इंडिया के लॉ में प्रोहिबिटेड हो, चाहे आउटसाइड इंडिया, जिसको यहां ऑफेंस माना या जिसको यहां प्रोहिबिट कर दिया या बाहर प्रोहिबिट कर दिया या बाहर ऑफेंस कर दी मान लिया, वो हम यहां पे इंडिया में भी आपको अलाउ नहीं करेंगे, चाहे बाहर हो प्रोहिबिटेड चाहे ना हो। यानी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो एक तो ये पॉइंट है जिसको इन्होंने क्लैरिफाई किया। दूसरा सुनिएगा, दूसरा पॉइंट ऐसा है जिसपे सर्कुलर भी आए थे अलग अलग, बट अब इन्होंने लॉ में ही क्लैरिफाई कर दिया इस चीज को। तो सर्कुलर्स वगैरह, एक सर्कुलर पुरानी बुक में आपके लिखा होगा ये मेडिकल सेक्टर वाला, जिसमें हम ये बताते थे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसे मेडिकल जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो फिजिशियंस होते हैं, वो उनको ना कई बार कोई फ्री सैंपल या गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं, जिससे कि वो उनकी दवाइयों को प्रमोट करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज वालों की। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है, उनके जो रूल्स वगैरह बने हुए हैं मेडिकल काउंसिल के, वो डॉक्टर को ये गिफ्ट्स या परक्विजिट्स रिसीव करने से प्रोहिबिट करते हैं कि ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आप बायस्ड हो जाओगे टुवर्ड्स दैट कंपनी, आप उनकी सेल ज्यादा करोगे। तो ये चीज मना करता है डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है। तो वो चीज सर्कुलर में भी यही क्लैरिफाई की हुई थी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर इस तरह से फ्रीबीज देंगी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अब इन्होंने लॉ में भी जाके ये चीज लिख दी, एक्ट में भी जाके ये चीज लिख दी, अगर कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट किसी भी फॉर्म में आप ऐसे पर्सन को दे रहे हो जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, और अगर वो बेनिफिट या परक्विजिट एक्सेप्ट करता है, उसका लॉ, उसका रूल, उसका रेगुलेशन, उसके गाइडलाइंस कुछ भी जो हैं, वो उसको वायलेट कर, मतलब उसको वायलेट कर रहा है अगर उनके रूल्स या रेगुलेशन को, तो वो चीज भी आपके लिए डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो इसको भी हम उसी एक्सप्रेशन में कंसिडर करेंगे कि भाई आपने एक ऐसा एक्सपेंडिचर करा है जो किसी ऑफेंस को या प्रोहिबिटेड बाय लॉ को प्रमोट कर रहा है, आप ये ना करें। इसका एग्जांपल आप पढ़ के देख सकते हैं अभी। सेम वही जो सर्कुलर था, वही चीज एग्जांपल में आ गई अब यहां। तो अगर कोई फ्रीबीज वगैरह मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिल रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा, तो ये एक्सपेंसेस फार्मास्यूटिकल कंपनी को अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। और थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और आउटसाइड इंडिया, यानी अब ये कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस क्या है, आपने कुछ गड़बड़ गलती करी, कुछ लॉ में वायलेशन करी, लेकिन आपने उसके बदले जो आपको सजा मिलनी थी, उस सजा को अपने आप से बचाने के लिए अपने आप को आपने पैसे पे करें, उससे बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। वैसे तो देखो सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अब अगर किसी ने मर्डर कर दिया या किसी का कोई ऐसा जुर्म है जो बहुत ही संगीन है, तो वहां पे कंपाउंडिंग थोड़ी अलाउ होती है, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन जहां आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं कि पैसे ले लीजिए और थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए, तो वो कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको ये माना जाएगा कि आपने एक ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो कोई ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ के नेचर का है। तो कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस पे अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, वो भी आपका अलाउ नहीं हो पाएगा इनकम टैक्स लॉ में। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन 3 सबको समझ में आ गई होगी। ये एक्सप्लेनेशन 1 को ही और एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्लेनेशन 3। ये सर्कुलर बाकी के तो पुराने जो हैं ये रेलिवेंट ही रहेंगे, बस 3rd नंबर सर्कुलर हमने यहाँ पे जो रिमेंबर का नोट का 3rd पॉइंट था हमारा, सर्कुलर नंबर 5, ये हमने यहाँ से ओमिट कर दिए। इसके अलावा आप एक सेक्शन पढ़ते थे 40A2, सेक्शन 40 में ना डिसअलाउंसेस की बातें करी हुई हैं।
40A, 40B, 40BA, आगे 40 बड़ा ए, वहाँ डिसअलाउंसेस की बातें करी हुई हैं। तो 40A2 में बात की हुई है इनकम टैक्सेस की बात की हुई है कि अगर कोई आदमी इनकम टैक्सेस पे कर रहा है, वो इनकम टैक्सेस आप खर्चे की तरह अलाउ नहीं करवा सकते हो, क्योंकि इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, तो जो टैक्स लग रहा है वो खर्चा थोड़ी ना आपका, तो दैट इज डिसअलाउड। चाहे इंडिया में चाहे फॉरेन कंट्री का आप कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज डिसअलाउड। तो सर फिर इसमें क्या अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट ये आई है, आप जानते हैं ना टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी लगता है, और हमारे यहाँ टैक्स पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो कई लोग कहने लगे आपने तो इनकम टैक्स लिखा है कि डिसअलाउड है, सरचार्ज तो अलाउ कर दो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो अलाउ कर दो। तो उस चीज के लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन करी है रेट्रोस्पेक्टिवली 1/4/2005 से, यानी पुराने टाइम से, कि भाई टैक्स के अंदर सरचार्ज और सेस भी इंक्लूडेड है बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो इसका क्या एनालिसिस क्या निकला? इनकम टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सब चीजें डिसअलाउड रहेंगी, इनमें से कुछ भी अलाउ नहीं होगा सेसी को। और पीजीबीपी की जो आखिरी अमेंडमेंट है जो हमारे लिए रेलिवेंट रहेगी, वो है जी, एक सेक्शन हम पढ़ते थे 43B, जहां बात करते थे कि कुछ खर्चे अलाउ होते हैं ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, यानी इनमें हम बोलते थे कि रिटर्न की डेट तक अगर पे कर दोगे तो अलाउ कर देंगे, वरना फिर उस ईयर में जाके अलाउ होंगे जिस ईयर में जाके पे करोगे। तो इसके एग्जाम्पल थे आप जो स्टैच्यूरी ड्यूज वगैरह, जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, या कोई भी अमाउंट्स पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये वाले होते थे। या इसके अलावा इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वगैरह, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड वगैरह, या लीव सैलरी, बोनस टू एम्प्लॉयज, इस तरह के खर्चे थे जो 43B में हम बोलते थे कि रिटर्न की डेट तक जमा कर पे कर दोगे तो अलाउ करेंगे उस ईयर में, वरना फिर उस ईयर में जाके अलाउ होंगे जिस ईयर में जाके आप इनको पे करोगे। इन्हीं में ही इंटरेस्ट ऑन लोन का भी पॉइंट था, अगर आप बैंक्स वगैरह से लोन लेते हो तो उनका इंटरेस्ट भी हम कहते थे कि रिटर्न की डेट से पहले पहले पे कर दो, वरना डिसअलाउ हो जाएंगे। तो उसमें एक रिमेंबर का पॉइंट हमने लिखा हुआ है बुक के अंदर, वहां एक छोटा सा चेंज है। पॉइंट क्या था पहले मैं आपको याद करवा दूं। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पर आपने भी इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो अगर इंटरेस्ट अभी पे नहीं करा तो अलाउ तो होगा नहीं। तो उसमें एक पॉइंट और आता था कि कई बार ना बैंक वाले क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो ही जा रहा है पर आप पे नहीं कर रहे, उस इंटरेस्ट को भी उठा के कई बार लोन में कन्वर्ट कर देते थे। तो हम लोग ये सिखाते थे कि इस इंटरेस्ट का लोन में कन्वर्ट होना, इट इज नॉट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि भी इंटरेस्ट तो पे ही नहीं हुआ, इंटरेस्ट सिर्फ लोन में कन्वर्ट हुआ है। तो सच कन्वर्जन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे हम तब जाके अलाउ करेंगे जब एक्चुअल में ये इंटरेस्ट पे होगा, यानी जब ये लोन पे हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट अब लोन में कन्वर्ट हो गया, तो जब ये लोन रीपे करोगे तब जाके वो इंटरेस्ट अलाउ होगा। तो उसी में ही इन्होंने एक चीज और कर दी, देखो मैं लाइन पढ़ता हूं, इफ एनी एसेसी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पेड बाय द एसेसी एंड द बैंक हैज कन्वर्टेड द इंटरेस्ट अमाउंट इनटू अ फ्रेश लोन और बोरोइंग और एडवांस, ये तो लिखा ही हुआ था बुक में, और अब वो कन्वर्ट कर रहा है ना तो लोन में, ना बोरोइंग में, ना एडवांस में। अब जो ये इटैलिक वर्ड है जो ग्रीन करे हुए हैं, ये अमेंडमेंट है। और डिवेंचर, यानी बैंक क्या कर रहा है, बैंक कह रहा है जी आप मान लो कंपनी ने लोन ले रखा है, लेकिन कंपनी को बोल रहा है मुझे डिवेंचर इशू कर दो और बाद में रीपे कर देना है, क्योंकि डिवेंचर के पैसे भी तो वापस करने होते हैं ना, डिवेंचर भी तो एक तरह से लायबिलिटी की तरह ही होता है। तो डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दिया जिसकी लायबिलिटी फ्यूचर डेट पे डेफर होगी। तो भाई अगर आप सोचो प्रैक्टिकली, बैंक को पैसे थोड़ी ना मिले हैं, बैंक का इंटरेस्ट तो अभी भी ड्यू ही खड़ा है। आप उसे लोन के नाम से बोलो, आप उसे बोरोइंग के नाम से बोलो, आप उसे एडवांस के नाम से बोलो, आप उसे डिवेंचर के नाम से बोलने लग जाओ, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के नाम से बोलने लग जाओ जो फ्यूचर में जाके सेटल होगा, हम तो यही मानेंगे ना कि अभी तक इंटरेस्ट अनपेड है। तो कई लोग क्या करते थे, पैसे दे नहीं रहे बैंक वालों को, उनको डिवेंचर इशू कर दिए कि चलो जी अब तो लोन का इंटरेस्ट डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया, मान लो इंटरेस्ट पे हो गया, अब तो पे हो गया, अलाउ कर दो, नहीं हुआ, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पेड। तो आप एक बार रीड करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
तो उम्मीद है कि आपको पीजीबीपी की भी ये छोटी छोटी अमेंडमेंट समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल सी अमेंडमेंट्स थी। ठीक है, अब ये काम करते हैं, साथ में ही हम ये सैलरी वाला भी क्वेश्चन और ये टॉपिक देख लेते हैं एक बारी कि यहाँ पे क्या चेंजेस हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा कोई अमेंडमेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना ही है। ठीक है, और इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा रीसेंट प्रोविजन से रिलेटेड है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, और एक स्टडी मटेरियल में गलती भी है इसलिए मैं जरूर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट का टॉपिक है, आरपीएफ और एसपीएफ का, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपको ध्यान होगा स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 9.5% पर एनम। और इसमें एक अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2021 में, फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट आई थी कि एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर इंटरेस्ट एक्रू कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दैट एम्प्लॉय और पर्सन एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। यानी अगर एक व्यक्ति अपने प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए डलवाता है तो उस 2.5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। और ये तब है अगर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके प्रोविडेंट फंड में तो 2.5 लाख का लिमिट है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा प्रोविडेंट फंड में फिर वो लिमिट हो जाती है 5 लाख। यानी 5 लाख से ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आरपीएफ के अंदर तो 5 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे जो इंटरेस्ट एक्रू करा होगा वो आपका एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो आपका एग्जम्प्ट नहीं होगा। और जितना भी इंटरेस्ट 31 मार्च 21 तक आपका एक्रू कर चुका है वो तो एग्जम्प्ट ही है क्योंकि वो पुराना इंटरेस्ट है, क्योंकि ये अमेंडमेंट आई थी 1 अप्रैल 21 या उसके बाद। तो ये मैं फिर कहूंगा कि ये फाइनेंस एक्ट 22 की अमेंडमेंट नहीं है, ये 21 में अमेंडमेंट आ चुकी थी। और ऑलरेडी अगर आपने नवंबर 22 में अगर आपने एग्जाम दिए हुए हैं तो वहां पे आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब एक तो यहाँ पे ना अगर आप नोटिस करो एक प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो मैं एज एन एम्प्लॉई अपने प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहा हूं, ठीक है, अभी इस साल मैंने 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं प्रोविडेंट फंड में, तो अभी तक तो जो इंटरेस्ट उसके ऊपर आएगा वो टैक्सेबल नहीं है, 2.5 लाख तक भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से क्रॉस कर गया उसके ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट मेरे को टैक्सेबल होना शुरू होएगा। तो इस पे इन्होंने क्या करा, सीबीडीटी ने एक रूल बना दिया 9D। ये अमेंडमेंट है, वैसे स्टडी मटेरियल में दी हुई है बट मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, एक बार सुन लेना। और इस रूल में इन्होंने क्या बोला कि हम बताएंगे कि कैसे आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए एक तो टैक्सेबल इंटरेस्ट हो गया जो 2.5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे होगा, और एक दूसरा होगा। तो इसमें मेन जो बात है ना वो ये समझो कि इन्होंने सेपरेट अकाउंट्स बनाने के लिए बात करनी शुरू कर दी कि भाई एक होगा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और एक होगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। भाई नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में किस किस का एग्रीगेट करोगे, सुनना, जितना पिछले साल बैलेंस था वो भी इस साल आगे चलेगा, उस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, प्लस उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन ऐड होगा इस साल जो आपने करा पर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के अलावा वाला, क्योंकि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कब बनेगा जब 2.5 लाख से क्रॉस कर जाओगे। यानी इस साल में जब तक 2.5 लाख तक नहीं आप पहुंच रहे या 5 लाख तक नहीं पहुंच रहे, एज द केस में भी अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो 5 लाख वरना 2.5 लाख, तब तक इसमें जुड़ता रहेगा वो। और आपको पता है इन दोनों पे भी इंटरेस्ट लग रहा होगा, कंपाउंडिंग होती है। तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में क्या कहेगा, क्लोजिंग बैलेंस शुरू वाला प्लस जो इस साल कंट्रीब्यूशन हुए जब तक वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन वाले में नहीं जा रहा, प्लस इन दोनों का इंटरेस्ट। और अगर कोई विड्रॉल हुई है इस अकाउंट में से वो लेस हो जाएगी, तो इस सारे टोटल पे आप इंटरेस्ट निकालोगे, वो इंटरेस्ट निकलेगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट वाला। यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल की जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई जब तक वो 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर रही, प्लस इन दोनों के इंटरेस्ट, और अगर कोई विड्रॉल हुई है वो हटा दोगे आप, उस फिगर पे आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, नॉन टैक्सेबल वाला, नॉन टैक्सेबल वाला। और टैक्सेबल वाला कैसे निकलेगा, टैक्सेबल वाले में आप क्या करोगे, जितना इस साल कंट्रीब्यूशन हुआ 2.5 लाख से ऊपर वाला वो प्लस उसका इंटरेस्ट, उन दोनों पे मिलाकर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे, और अगर कोई विड्रॉल होगी वो लेस हो जाएगी। तो ये चीज है।
मतलब मैं इसमें यही कहूंगा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रखो कि दो अकाउंट बनेंगे, एक टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट, एक नॉन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। जो नॉन टैक्सेबल वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है पहले वो भरा जाएगा सारा, और जब एक बार वो लिमिट पे आप पहुंच गए जिसके ऊपर टैक्सेबल होता है, फिर वो टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा पैसा आपका, और फिर अलग अलग वैल्यूज पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से बांटा जाएगा, क्योंकि इसमें ना जब से ये अमेंडमेंट्स आई हैं इनको लेकर, इंटरेस्ट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इनमें कंपाउंडिंग की वो होती है प्रोविजन, पुराने भी जो बैलेंसेस आ रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट लग रहे हैं, तो वो दिक्कत आती है थोड़ी सी यहाँ पे। और ईयरली थ्रेशोल्ड क्या है वो आपको बता ही दिया है, 5 लाख वाला और 2.5 लाख वाला जो आपको बता ही दिया। अब एक चीज और इससे रिलेटेड, ये फाइनेंस एक्ट 2020 का चेंज है, यानी अगर आप देखो ना 2020, 2021, 2022 इन सभी सालों में कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड चीजें चल रही हैं। ये तो मेरे ख्याल सबको ध्यान होगा, एक खतरनाक सा फॉर्मूला था ये वाला, टीपी इज इक्वल टू पीसी अपॉन 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, पर पहले इसकी हिस्ट्री क्या थी याद कीजिए, कि अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट अगर करता है 7.5 लाख से ऊपर, कहां पे, या तो आरपीएफ में या एनपीएस में या एएसएफ में। एएसएफ था अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, एनपीएस था नेशनल पेंशन सिस्टम। इन तीनों में मिलाकर अगर आपका एम्प्लॉयर 7,50,000 से ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट करता था, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाता था 7.5 लाख से ऊपर वाला कंपोनेंट। इतना ही नहीं, वो तो ऐड होता ही होता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी कोई, प्रॉब्लम आती थी एनुअल एक्रीशन, यानी एनुअली जो उसमें ऐड हो रहा है, चाहे इंटरेस्ट के नाम से, चाहे डिविडेंड के नाम से, चाहे किसी और नाम से, जो 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेबल है ही एम्प्लॉय के लिए, उस 7.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, वो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम भी आपके इनकम में जोड़ी जाती थी। वो इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम निकालने का ये फॉर्मूला था। इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एनुअल एक्रीशन, यानी कि साल में कितनी बढ़ोतरी हुई अकाउंट के अंदर, जो रिलेट करती है 7.5 लाख से ऊपर वाले पॉइंट पे। तो इसको हम कवर करेंगे अलॉन्ग विद ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये वाला पॉइंट भी थोड़ा बहुत अप्लाई हो रहा होगा, 2.5 लाख वाला भी, ताकि चीजें मिक्स हों और मजा आए करने में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, और ये हमें पता ही है कि आईसीआई के पब्लिकेशंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे देखिए, वेयर टीपी का मतलब क्या है, पीसी का मतलब क्या है, PC1 का मतलब क्या है, TP1 और आर का मतलब क्या है, ये सारा भी हमारा रिवाइज हो जाएगा। जिनको अच्छे से आता है, जिनका कवर्ड है ये टॉपिक, वो इसे थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़े से पॉइंट इसमें, 1-2 पॉइंट हैं ऐसे जो अच्छे हैं, तो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फास्ट करके सुनना चाहते हैं तो सुन लें। यहाँ मैं थोड़ा फॉर्मूला भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि फॉर्मूला कैसे ये बना हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला रटने का फायदा नहीं है, समझना है, ठीक है। मिस्टर एक्स अपॉइंटेड है एज अ CFO ऑफ अ कंपनी इस डेट से। अब देखो ये डेट भी पुरानी है, 1 सितंबर 2020, हम तो 22-23 प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ये तो 20-21 प्रीवियस ईयर है। उसकी बेसिक सैलरी 6 लाख रुपीज पर मंथ है, DA है 8%, और वो कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ हिज पे एंड DA टुवर्ड्स हिज RPF, और कंपनी भी उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का है। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना कितना है, 1421, यानी कि 21-22 की स्टार्टिंग में, 21-22 की स्टार्टिंग में इतना है, 22-23 की 21-22 के एंड में ये 71 लाख हो गया, और उससे अगले साल के एंड में ये 94 लाख समथिंग हो गया। वैसे आप सोचो ये फंड में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दोनों के ब्याज भी क्रेडिट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो मांग क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन मांग रहा है परक्यूजिट वैल्यू निकाल के बता दो मुझे, जिसपे हम टैक्स लगाएंगे। 1727, 1727 कौन से वाला है, 7.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा, और 1707 कौन से वाला है, उस 7.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। और असेसमेंट ईयर देखना कौन कौन से मांग लिए,
एक तो असेसमेंट ईयर मांगा 22-23, 22-23 का मतलब क्या हो गया 21-22 प्रीवियस ईयर। ये वो था जो पिछले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल था नवंबर 22 वाले में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर 22-23 भी मांग लिया, यानी मजा आएगा। दो दो प्रीवियस ईयर में कैलकुलेशन करके देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था ना स्टडी मटेरियल में, उसमें दो प्रीवियस ईयर्स की कैलकुलेशन नहीं थी, क्योंकि उससे पुराने वाला जो प्रीवियस ईयर था ना, क्वेश्चन यही था पुराने मटेरियल में भी, लेकिन उससे पिछले वाला प्रीवियस ईयर रेलिवेंट नहीं होता था, क्योंकि प्रोविजन नई नई आई थी ये। तो ये क्वेश्चन अब और मजेदार हो गया, क्योंकि 2 ईयर्स का ट्रीटमेंट मांग लिया इसके अंदर, प्रीवियस ईयर 21-22 एंड प्रीवियस ईयर 22-23। तो पहले हम ना आराम आराम से करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। पहले आराम से ये सोचो आप, पहले ना हम काम करते हैं 20-21 का सोचते हैं। 20-21 वैसे तो 20-21 मांगा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम 20-21 की कैलकुलेशन बना के देखते हैं। आप कैलकुलेटर उठा सकते हैं, तो कैलकुलेटर में अगर आप देखें, हम 20-21 की बात कर रहे हैं 6 लाख पर मंथ, और 8% डीए, 8% आ जाता है 6 लाख का 48,000, और उसने लिखा है 10% ऑफ पे एंड डीए, यानी दोनों ही जा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो 6,48,000 मंथली सैलरी आ गई, 6,48,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये पर मंथ है। अगर आप सितंबर में अगर आपने ज्वाइनिंग की थी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने छोड़ दो, बाकी रह गए सिर्फ 7 महीने का, तो इंटू 7 कर दो, 6,48,000 इंटू 7 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये फिगर कितनी आ गई 4,48,000 का फिगर आया, यानी 7.5 लाख ही क्रॉस नहीं कर रहा, यानी वो ईयर में तो बच ही गए हम। 20-21 में तो कुछ होना ही नहीं था वैसे भी, क्योंकि 7.5 लाख ही क्रॉस नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है, मांगा भी नहीं उसने, हमने कुछ करना भी नहीं। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर 21-22 पे। अब हम प्रीवियस ईयर 21-22 की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर 21-22, भाई प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर हम बात करें 6,48,000 बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने का होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो एक बार जरा बताइए कितनी फिगर आ गई। प्रीवियस ईयर 21-22 में ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी यही है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी यही है, ध्यान रखिएगा, दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, इक्वल है। 7,77,600 रुपीज। तो एक चीज तो हमें नजर आ गई कि 7.5 लाख से क्रॉस कर रहे हैं हम। तो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा है 7.5 लाख से ऊपर, यानी कि 27,600, ये 17/2/7 में टैक्सेबल कर दिया जाएगा एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाता हूं, देखिए 17/2/7, 7,72,600, ये 777, ये ना यहां लिख देते हैं, अगर आप नोट करना चाहें कर ले, कैसे आया है 6,48,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 10%। और ये पूरा परक्यूजिट नहीं है, ध्यान रखना, परक्यूजिट ये है सिर्फ 27,600। कैसे निकला 27,600? 7.5 लाख हटाकर, 7.5 लाख हटाकर। ठीक है जी, अब ये तो हो गया 7.5 लाख से ऊपर वाला कंपोनेंट टैक्सेबल। अब हम बात करते हैं इस कंपोनेंट के इंटरेस्ट की, इसका इंटरेस्ट भी तो टैक्सेबल किया जाएगा। और एक बात ना और ध्यान रखना, ये तो हम अभी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी तो इतना ही होगा। और ये आप देख सकते हो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से या 5 लाख से, वॉट एवर इज द केस, उससे क्रॉस कर रहा है, वो मत भूल जाना। जो भी मैंने आपको बताया फाइनेंस एक्ट 21 में जो अमेंडमेंट हुई थी कि अगर आरपीएफ में 2.5 लाख से ज्यादा का मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा मेरे लिए। हालांकि अगर आप देखो इंटरेस्ट का रेट इन्होंने यहाँ पे बता नहीं रखा कुछ भी, 9.5% वाला भी इंटरेस्ट का पॉइंट ध्यान देना होता है, लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 2.5 लाख से तो क्रॉस कर गई मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। 2.5 लाख चेक करूंगा, 5 लाख चेक करूंगा, 2.5 लाख, 5 लाख क्यों नहीं चेक करा? क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, उसको हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, 2.5 लाख वाले को। अभी हम बात करते हैं 17/2/7 की, 17/2/7 की। तो अब ना जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला 7A वाला क्या बोलता है, PC/2 इंटू आर। PC क्या है? PC होता है जितना इस प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में इतना कितना अमाउंट है जो 7.5 लाख से ऊपर है एम्प्लॉयर का।
तो हमारे इस क्वेश्चन में कितना ऊपर है 7.5 लाख से 27,600, उसको सीधा 2 से डिवाइड कर देता है। सर ये 2 से डिवाइड क्यों करता है? देखो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर अलग अलग डेट्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ना, तो एक तरह से एवरेज ले लिया, उसे डिवाइड बाई 2 कर दिया। कोई साल के शुरू में कंट्रीब्यूट हुआ होगा, कोई एंड में कंट्रीब्यूट हुआ होगा, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो पीसी अपॉन 2 ये फिगर आ गई। अब इनटू करवाता है ये आर, अब ये आर क्या है, तो आर का कैलकुलेशन अगर आप यहां देखोगे, ऊपर मैंने नोट्स में भी लिखा है, आर होता है आई अपॉन एफ एवरेज। अब आई क्या है, आई निकल के आता है इस प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम कितनी आई है। सर ये कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना। अगर साल के शुरू में अगर ये बैलेंस था 503500 और साल के अंत में हो गया 7146700, ठीक है, एक बार फिगर बोलना, 503500 और एंड में हो गया 7146700, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे मैं इनकम नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी तो ऐड हुए हैं। अगर मैं इन दोनों फिगर्स में से कंट्रीब्यूशंस हटा लूं तो बाकी की तो इनकम ही क्रेडिट हुई है, बाकी तो इनकम ऐड हुई है ना इसके अंदर। तो आप देखिए इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। शुरू में बैलेंस कितना था 503500, अंत में कितना था 7146700। इसमें दो फिगर्स कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन के नाम से ऐड हुई हैं, ये वाली और ये वाली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वो दोनों हटा लो, बाकी इनकम ऐड हुई है इस फंड में। तो आप देखिए इनकम निकला ही 556500, यानी प्रीवियस ईयर 21-22 में इतनी इनकम ऐड हुई है इसके अंदर, इस फंड के अंदर। सर इस इनकम का करोगे क्या? डोंट वरी, ये आर ना बेसिकली निकल के रहा है, आर निकल रहा है रेट ऑफ इनकम, क्योंकि जो पीसी अपॉन 2 आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करोगे ना रेट ऑफ इनकम से, कि इनकम कितने परसेंट पे यहाँ पे ऐड हो रही है, उससे फिर आपका ये निकल आएगा कि 7.5 लाख से जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे आपने अभी निकाला 27,600, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, डिवाइड बाई 2 उसे इसलिए कर दिया क्योंकि अलग अलग डेट्स पे वो कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो अब देखो उसको डिवाइड किससे करना है, इनकम को आप डिवाइड कर दो, साल के शुरू में कितना बैलेंस था और साल के एंड में कितना बैलेंस था, दोनों का एवरेज निकाल दो। तो बताओ साल के शुरू का बैलेंस कितना था 503500, 503500, साल के एंड में कितना बैलेंस था 7146700 डिवाइड बाई 2, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये इनकम क्रेडिट हुई है ना मेरे इस अकाउंट में 556500, वो इतने फंड पे हुई है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकल के आएगा कि एवरेज अगर मेरे फंड में 6090850 रुपीज पड़े थे, साल का शुरू और साल के एंड का बैलेंस का एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज इतना पैसा पड़ा था मेरे अकाउंट में, और उस पे एवरेज क्या इनकम लगी है 556500। तो ये आई अपॉन एफ एवरेज जब आप करते हो तो ये निकल आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अब जरा सोचो फाइनली पीसी अपॉन 2 क्या था, जो इस साल 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करा है एम्प्लॉयर ने, उसको डिवाइड बाई 2 करके उसको रेट ऑफ इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, इस साल का परक्यूजिट आ गया। और सर फिर ये क्या है PC1 प्लस TP1, ये पिछले साल भी तो आपने टैक्सेबल किया होगा, तो उसकी भी तो कंपाउंडिंग चल रही है आगे, उसका भी इफेक्ट निकालना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि जो पहला प्रीवियस ईयर अभी हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22, उससे पिछले वाले प्रीवियस ईयर में ये सेक्शन लगा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने बताया कि 7.5 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा उससे पहले, इसलिए PC1 और TP1 पहले वाले ईयर में 0 है। और यही मैं आपको ये भी बता रहा था कि नवंबर 22 के जब आपने एग्जाम दिए होंगे तब भी TP1 और PC1 0 ही आता था, लेकिन अब अगला ईयर जब हमने करना है वहां TP1 और PC1 का भी कैलकुलेशन आएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये 0 हो गया, और ये जो रेट निकाला है आपने 0.0914, ये आपने निकाला है आई अपॉन एफ एवरेज, आई अपॉन एफ एवरेज। तो उम्मीद है कि आपको पहला प्रीवियस ईयर समझ में आ गया होगा। अब इस प्रीवियस ईयर में एक चीज और जो मैंने कहा था कि वो मत भूल जाना,
कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्योंकि आरपीएफ में 2.5 लाख से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी तो पॉइंट लगेगा कि 77600 माइनस 2.5 लाख, ये फिगर ना स्टडी मटेरियल में गलत लिखी हुई है, यहाँ कुछ और फिगर लिखी हुई है 548600 कुछ ऐसी फिगर लिखी हुई है, तो मैंने करेक्शन करके दिया यहाँ। मैं भी एक बार उलझा रहा कि क्या चक्कर है, ये फिगर कहाँ से आई, फिर वो कॉरिगेंडम में भी उन्होंने दिया हुआ कि गलत हो गया है हमसे, कैलकुलेशन गलत है यहाँ। इसको भी तो टैक्सेबल करोगे, और ध्यान रखना बच्चा माइंड में पूछता सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे इंटरेस्ट की। मजे की बात है, इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अभी तक यहाँ कुछ क्लियर ही नहीं है, वो फिर वही है टैक्सेबल अकाउंट और नॉन टैक्सेबल अकाउंट, तो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। बट अभी क्योंकि ये स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है इसमें वो वाली चीज कंसिडर नहीं की हुई टैक्सेबल अकाउंट नॉन टैक्सेबल अकाउंट, वरना इसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक 2.5 लाख तक का लिमिट है वहां टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल अकाउंट में जा रहा होगा, 2.5 लाख के बाद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा वो टैक्सेबल अकाउंट में जा रहा होगा, तो पर वो चीज यहाँ क्वेश्चन में इग्नोर की हुई है। अब हम बात करते हैं अगले प्रीवियस ईयर की, अगले प्रीवियस ईयर की, यानी कि जो प्रीवियस ईयर हमारा एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। पहली बात तो इस ईयर में भी सेम कैलकुलेशन है 7,77,600 वाली, उसमें से पहले तो 7.5 लाख हटा दो और सेम वही 27,600 तो टैक्सेबल कर दो 17(2)(7) में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और 17(2)(7) में हमें निकालनी पड़ेगी इनकम कितनी क्रेडिट हो रही है 7.5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे, इस साल में कितनी हो रही है वो भी निकालनी है, पिछले साल वाला जो पोर्शन है उस पे कितनी इस साल हो रही है वो भी निकालना पड़ेगा। तो यहां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, यहां TP1 और PC1 भी आएंगे। पहले PC/2, PC सेम है 27,600 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे जो R निकला है R यहां अलग निकला है, देखो यहां निकला 0.0910, यहां निकला था 0.0914, R की कैलकुलेशन द्वारा होगी। कैसे निकलेगी R की कैलकुलेशन, इस साल के एंड का बैलेंस पता है, इस साल के शुरू का बैलेंस पता है, दोनों का डिफरेंस और उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन हटा लो, बाकी इनकम है। देखिए यहाँ पे इन्होंने वो कैसे निकाला आई देखिए चेक करिए, इस साल के एंड में कितना है 9457700, साल के शुरू में कितना था 7146700, और दोनों के दोनों कंट्रीब्यूशन हटा लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाले, तो इनकम निकल के आ गई इस फंड में जो क्रेडिट हुई है इस साल की वो हुई है 755,800, 755,800। अब देखना ये है कि 755,800 कितने फंड पे लगी है, कितने फंड के बैलेंस पे लगी है, तो उसके लिए क्या करते थे एफ एवरेज, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग बैलेंस अभी आपको बताया 7146700, क्लोजिंग बैलेंस 9457700 डिवाइडेड बाय 2, ये बैलेंस आ गया। तो इतनी इनकम लग रही है इतने बैलेंस पे, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये आ गया आर, ये आर जैसे ही आ गया PC/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां तक की कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, PC/2 इंटू आर। इसके बाद क्या है PC1, अब PC1 के पहले पढ़ते हैं जाके, देखो PC1 है कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख से ऊपर करा है इन फंड्स में या स्कीम में अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर में, और कब से देखना है स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, क्योंकि 2020 से अमेंडमेंट आई थी, बचे हुए हैं 2021 वाला क्वेश्चन अभी है नहीं हमारा, क्योंकि 2021 में 7.5 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे लिए सिर्फ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 21-22 अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर है 22-23, उसकी कैलकुलेशन तो अलग से चल ही रही है करंट प्रीवियस ईयर की, तो ये चल ही रही है PC/2 इंटू आर। ये वाली कैलकुलेशन पिछले सालों वाले बैलेंस की है, तो बताइए पिछले सालों में कितना ऐसा अमाउंट था पिछले प्रीवियस ईयर में जो 7.5 लाख से क्रॉस कर रहा था 27,600। एक बात और सोचो, जो पिछले साल इस वैल्यू पे इंटरेस्ट आपने टैक्सेबल किया था उसे बोलते हैं TP1, यानी कि पिछले सालों में आपने कितना परक्विजिट टैक्सेबल किया था 17(2)(7) में, उस पर भी तो इस साल में इंटरेस्ट लग रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट है। तो बताइए पिछले साल आपने कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल किया था 1261, इसे क्या बोल रहे हैं TP1। तो पिछले साल का क्या क्या इफेक्ट आ गया बोलो, पिछले साल का 27,600 प्लस पिछले साल का 1261 मल्टीप्लाइड बाय इस साल का आर तो क्योंकि इस साल का लगेगा,
ये दोनों मिला के इसको भी आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। और ये आप समझ गए होंगे कि अगर एक और प्रीवियस ईयर ऐड हो जाता यहां, फिर ये PC1 और TP1 भी 2 हो जाते, क्योंकि उससे पिछले साल का भी PC1 उठाना पड़ता और उससे पिछले साल का भी TP1 उठाना पड़ता। और अभी तो सोचो अगर मैं सैलरी वगैरह चेंज कर देता तो उसका भी हमें ध्यान देना पड़ता। हालांकि उससे फर्क कोई ना पड़ता, अगर मेरी सैलरी चेंज भी हो जाती ना तो उस केस में यहां कोई फर्क ना आता, क्योंकि ये तो पिछले साल का जो मैं निकाल चुका वो निकाल ही चुका, उससे तो करंट ईयर में चेंज आएगा अगर करंट ईयर की सैलरी चेंज होएगी। बल्कि अगर सैलरी चेंज करते ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ये 27,600 दोनों साल का सेम फिगर लग रहा है, जबकि ये दोनों साल का अलग अलग भी हो सकता था। 27,600 जो मैंने यहां लिखा है ये लास्ट ईयर का है। ये कौन से वाले प्रीवियस ईयर का है? ये प्रीवियस ईयर 2021 वाले का है। और जो ये वाला 27,600 है ये प्रीवियस ईयर 21-22 वाला है। पर ध्यान रखना टैक्सेबिलिटी सारी हम प्रीवियस ईयर 21-22 की निकाल रहे हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है जो शायद लास्ट ईयर वाले एग्जाम में आपका इतना ध्यान नहीं दिया गया होगा, क्योंकि वो नील आता था TP1 और PC1। और इसके अलावा एक चीज और, एक और देखो ध्यान दो। अब सोचो इस साल जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉई ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 2.5 लाख से क्रॉस कर रहा है। तो इस साल जो उसने करा है वही वाला फिगर कैसे निकला? 777,600 माइनस 2.5 लाख। जो इस साल 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉई ने उसका इंटरेस्ट, और एक बात मजे की, जो पिछले साल उसने 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट किया हुआ था उसका भी इंटरेस्ट, और जो ये करेक्शन कर लेना यही फिगर गलत है, 527,600 है ये फिगर, स्टडी मेट में गलत है 527,600। जो पिछले साल उसने कंट्रीब्यूट किया था 527,600 यानी 2.5 लाख से ऊपर, उस पे भी तो इंटरेस्ट लगा होगा लास्ट ईयर, उसका इंटरेस्ट भी आज और निकालो। ये कैलकुलेशन बता नहीं रखी कैसे करनी है, ये वही है टैक्सेबल अकाउंट और नॉन टैक्सेबल अकाउंट वाला। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये चीज तो आपसे जरूर टेस्ट की जा सकती है, ये वाली। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो करी ही नहीं, आई से भी नहीं करी। इन्होंने भी सिर्फ देखो क्या लिखा है कि बस ये तीनों को मिला के जो इंटरेस्ट आएगा, इन तीनों पे जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल किया जाएगा, पर इंटरेस्ट निकाला तो है ही नहीं, सिर्फ लिख के छोड़ दिया इंटरेस्ट ऑन द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग विल आल्सो बी चार्जेबल टू टैक्स। इंटरेस्ट तो निकाला ही नहीं इन्होंने भी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और PGBP तक की अमेंडमेंट्स आपको क्लियर होंगी। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।